पिछले दिनों दिल्ली में G20 समिट हुआ। दुनिया भर के बहुत से देशों से आए लीडर्स राजघाट गए और महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट दिया। महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था, फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियों को इस बात पर यकीन करने में दिक्कत होगी कि हाड़ मास से बना ऐसा भी कोई इंसान इस जमीन पर आया था। तो आखिर गांधी के अंदर ऐसा क्या जादू है कि सारे जहान में उनकी शोहरत है? उनकी बहुत सी बातों में ऐसा क्या था कि वो आज भी पुरानी नहीं होती एंड दे आर स्टिल रेलेवेंट? कैसे गांधी की सोच कट्टरवादी सोच से टकरा कर भी मजबूती के साथ खड़ी है? उनके साथ या उनके बाद के लीडर्स में उनका नाम सबसे ऊंचा क्यों है? उनके साथ किसी का भी कंपैरिजन हो तो सामने वाला क्यों छोटा रह जाता है? और सबसे जरूरी, आजकल के बटे हुए और मुश्किल दौर में हम गांधी से क्या सीख लेकर फासलों को कम कर सकते हैं? ये सब समझने के लिए बने रहिए आज की इस वीडियो में। I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I know the value of discipline and truth. मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनने के सफर में गांधी जी ने बहुत से किरदार निभाए, जैसे एक लॉयर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर, रिलीजियस प्लूरलिस्ट वगैरह। हमारे देश का बच्चा बच्चा उनके सत्य, शांति और अहिंसा के पाठ से वाकिफ है। लेकिन कुछ सालों से गांधी की सोच पर कट्टरवादी सोच हावी होने की कोशिश कर रही है। कोई उनकी तस्वीर पर गोली चला रहा है तो कोई उनके कातिल को देशभक्त बता रहा है। नाथूराम गॉडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। रोज प्राइम टाइम पर अपनी जबान से नफरत को आम करने वाला टीवी एंकर गांधी का नाम तक ठीक से नहीं ले पाता। यंग इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल के लाया हूं, जिसको मोहनदास करमचंद गांधी ने एडिट किया है। एमके गांधी साहब ने एडिट किया है। सच्चा और ईमानदार होता तो शायद गांधी का नाम जुबान पर जारी हो जाता। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज ताज़ा करते हैं महात्मा गांधी के कुछ आइडियाज पे। सबसे पहले बात करते हैं नॉन वायलेंस या अहिंसा की। हम लोग अगर नॉन वायलेंस को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? सिंपली एक ऐसी कंडीशन जहां वायलेंस ना हो। लेकिन गांधी जी के लिए अहिंसा वो है जहां एक दूसरे के लिए मोहब्बत हो और आप किसी को ना तो फिजिकली और ना ही जुबान से कोई नुकसान पहुंचाएं। अब आता है सत्य। गांधी जी ने पूरी जिंदगी सत्य का पाठ पढ़ाया। उनकी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इसी पर बेस्ड है। उनके मुताबिक इंसान की जिंदगी सच की ही तलाश में एक कोशिश है। सत्य से ही बनता है सत्याग्रह। इसी सत्याग्रह का इस्तेमाल करके गांधी ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़े और देश को आजाद कराने में एक अहम किरदार निभाया। सत्याग्रह का मतलब है सच पर डटे रहना, चाहे जैसे भी हालात हो। सच्चाई और अमन का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उनके हिसाब से सत्याग्रही सिर्फ एक बहादुर इंसान ही हो सकता है, क्योंकि वो बुरे वक्त में भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में राजनीति बिना मजहब की दखल के सोची भी नहीं जा सकती। देखते हैं गांधी की इसमें क्या राय है। वो कहते हैं कि मेरे लिए अगर राजनीति से धर्म को हटा दिया जाए तो सिर्फ गंदगी बचेगी। ये सुनकर थोड़ा चौंकाने वाला लगता है, क्योंकि हमारे दौर में तो धर्म को राजनीति में लाकर गंध मचाई जाती है। लेकिन गांधी की पूरी बात सुने तो राहत मिलेगी। मेरे लिए धर्म के बिना कोई राजनीति नहीं, और ये धर्म अंधविश्वास और नफरत वाला धर्म नहीं, बल्कि टॉलरेशन मतलब सहनशीलता का धर्म है। इसको आजकल की राजनीति से कंपेयर करें तो इसके सही मायने समझ में आएंगे। जहाँ राजनीति है, धर्म भी है, लेकिन सहनशीलता नहीं। रिलीजन पर महात्मा गांधी की बात करें तो वो एक हाईली रिलीजियस इंसान थे। वो एक डिवाउट प्रैक्टिसिंग हिंदू थे, लेकिन दूसरे मजहबों में भी उनकी खूब दिलचस्पी थी। मौलाना शिबली नोमानी की लिखी प्रॉफेट मोहम्मद की बायोग्राफी पढ़कर गांधी ने कुछ यूं लिखा था, मैं पहले से कहीं ज्यादा कन्विंस हो गया हूँ कि उन दिनों में ये तलवार नहीं थी जिसने इस्लाम के लिए जगह बनाई थी, बल्कि ये रसूल की कड़ी सादगी, उनका अपने किए हुए अहद का पास रखना, दोस्तों और मानने वालों के लिए उनका डिवोशन, उनकी निडरता और खुदा और अपने मिशन पर पूरा भरोसा, ये सब चीज़ें थी जिसने इस्लाम के लिए जगह बनाई थी। ये गांधी ही हो सकते थे कि हिंदू होने के बावजूद 1919 में मुस्लिम लीडर्स ने खिलाफत मूवमेंट की कमान उनके हाथ में दे दी। आइए अब जानते हैं इकोनॉमिक स्फीयर में गांधी का क्या कहना है। इस फील्ड में गांधी के दो आइडियाज नोट करने वाले, पहला सर्वोदय और दूसरा थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। सर्वोदय का मतलब हुआ सबका उदय, मतलब हर कोई ऊपर उठे और आगे बढ़े। इसमें वो कहते हैं कि सबके भले में ही हर इंसान का भला है और एक वकील के काम और एक बाल काटने वाले नाई के काम की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इसके मायने ये हैं कि किसी के भी काम को हकीर नहीं समझना है। ट्रस्टीशिप के कॉन्सेप्ट के मुताबिक सबकी बुनियादी ज़रूरतें मतलब बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए, और अगर किसी के पास ज़्यादा माल दौलत हो जाए तो उसको अपने आप को उस वेल्थ का ट्रस्टी समझना चाहिए, मतलब उस वेल्थ से उसको गरीब इंसानों की ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए। इससे होगा ये कि सोसाइटी में अमीर तो होंगे लेकिन कोई गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि सबकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी। ये तो रहे महात्मा गांधी के कुछ बेसिक आइडियाज़। इसके अलावा उनकी ज़िंदगी का जायज़ा अगर लिया जाए तो पता चलेगा कि वो अपने वक्त से कितने आगे थे। पहले अगर कोई जहाज पर सवार होकर विदेश चला जाता था तो उसको उसकी जाति से निकाल दिया जाता था, और उस दौर में जाति एक बहुत बड़ी चीज़ थी। गांधी ने जब इंग्लैंड जाने का फैसला किया तो उनको भी अपनी कास्ट से बॉयकॉट झेलना पड़ा।
लेकिन वो फिर भी गए। कल्चरल नैरो माइंडेडनेस के उस दौर में भी गांधी कहते थे, मैं चाहता हूँ कि ज़मीन की सब संस्कृति मेरे घर से बहे, लेकिन मेरे पैर किसी से भी न डगमगाए। आज एनवायरमेंटल डिबेट्स एक आम बात है। गांधी उस वक्त में लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ बोलते। उनका ये फेमस कोट तो आपने सुना ही होगा, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड्स बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। मतलब ज़रूरतों के लिए ज़मीन में काफ़ी कुछ है, लेकिन लालच के लिए नहीं। ये अंधाधुन इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है जिससे इंसान ने क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जैसी मुसीबतें मोल ले ली हैं। जहां आजकल के लीडर्स से आप कोई सवाल नहीं कर सकते, कोई आंसरेबिलिटी नहीं है, गांधी से आप कोई भी सवाल कर सकते थे। वो अपनी ज़िंदगी को एक खुली किताब की तरह रखते थे। डिबेट्स और डिस्कशन से कभी नहीं भागते थे, सवाल करने वालों का जवाब देते थे और खूब खत लिखते थे। उनके कलेक्टेड वर्क्स लगभग 100 वॉल्यूम्स में छपे हुए। 20वीं सदी के उस फेज में दुनिया भर में वायलेंस देखा जा रहा था। कई जगहों पर पॉलिटिकल एक्टिविटी हिंसक तरीकों से हो रही थी, जैसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन, दोनों वर्ल्ड वॉर्स, अफ्रीका और एशिया में कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ाई और चाइना में माओ का हिंसा भरा रेवोल्यूशन। इस भीड़ से बिल्कुल अलग गांधी शांति और अहिंसा वाले अपने रास्ते से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। ये तो था गांधी के विचारों का एक अकाउंट, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके क्रिटिक्स नहीं थे। फ्रीडम मूवमेंट के दौरान भी बहुत से लीडर्स उनकी बातों और उनके तरीकों से सहमत नहीं होते, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मुसलमानों के लिए अलग देश बनाने की जद्दोजहद कर रहे मोहम्मद अली जिन्ना और दलितों की अगुवाई कर रहे डॉक्टर अम्बेडकर। नेताजी और गांधी जी की आइडियोलॉजीज बिल्कुल अलग थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए काफ़ी रेस्पेक्ट था। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा, वहीं नेताजी ने उन्हें फादर ऑफ वन नेशन कहकर पुकारा। कई लोग गांधी के आइडियाज को यूटोपियन मानते हैं, जैसे पावर सेंटर शहरों की बजाय सेल्फ डिपेंडेंट गांवों की तरफ शिफ्ट किया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ उनकी थॉट्स और पीस और नॉन वायलेंस पे जरूरत से ज्यादा जोर। लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में महात्मा गांधी को डिफेम करने की नाकाम कोशिशें भी होती रहती हैं। कुछ मिथ्स फैलाए जाते हैं, जैसे गांधी ने भगत सिंह को फांसी लगने से नहीं बचाया, गांधी पार्टीशन के लिए जिम्मेदार हैं, गांधी ने 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने के लिए फास्टिंग की, वगैरह वगैरह। इन मिथ्स को डिबंक किया है पॉलिटिकल सटायरिस्ट आकाश बनर्जी ने। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू मे वॉच। इसके अलावा कुछ लोग गांधी वर्सेस सावरकर में लगे रहते हैं। इससे गांधी का तो कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि अंडमान की कैद से पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में सावरकर का जो भी कंट्रीब्यूशन था वो भी नजर आना बंद हो जाता है। हमें ये समझना चाहिए कि सावरकर हमें मैं सिखाते हैं, जबकि गांधी हम में यकीन रखते हैं। शायद अब तक के डिस्कशन से महात्मा गांधी आज भी कितने रेलिवेंट हैं ये समझ आ गया होगा। हम सब में हर कोई अग्री करेगा कि ट्रुथ, पीस और नॉन वायलेंस जैसी वैल्यूज हर सिविलाइज्ड सोसाइटी की जरूरत है। गांधी न सिर्फ इस पर यकीन रखते थे बल्कि इसको जीते थे। इसी वजह से जब्र और ज्यादती से लड़ रहे दुनिया भर के कई लीडर्स ने उनसे इंस्पिरेशन ली और नॉन वायलेंट मेथड्स का इस्तेमाल किया। मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा इसमें कुछ बड़े नाम हैं। गांधी जी की याद में 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व किया जाता है। उनकी एक खास बात और थी, ही मेड लीडर्स आउट ऑफ हिज फॉलोअर्स। उनसे जुड़े लोग जैसे पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और सरोजिनी नायडू खुद बड़े लीडर्स बने। उन्होंने पावर को अपने पास सेंट्रलाइज नहीं किया, अनलाइक दोस्त जो उनके बाद आए, जैसे नेहरू, इंदिरा गांधी एंड इवन मोदी टुडे। महात्मा गांधी पूरी जिंदगी अपने उसूलों के लिए जिए और उन्हीं के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। उनके हिंदू मुस्लिम हार्मनी की अपील दोनों ही कम्युनिटीज के कट्टरों को रास नहीं आई। ऐसे ही एक एक्सट्रीमिस्ट नाथुराम गॉडसे ने उनको हलाक कर दिया था। गांधी जी के सेक्रीफाइस पर क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का ये पेज पढ़ने लायक है। वैसे किताब के नए एडिशन में सिलेबस रैशनलाइजेशन के नाम पर इसके टेक्स्ट में कुछ कटौती कर दी गई है। क्यों की गई है ये जानने के लिए इंटरनेट से आप नए और पुराने दोनों वर्जन पढ़ सकते हैं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। रामचंद्र गुहा अपनी किताब में लिखते हैं, बर्लिन में आइंस्टाइन के स्टडी रूम में 3 पोर्ट्रेट्स होती थी, न्यूटन, फेराडे और मैक्सवेल, 3 बड़े फिजिसिस्ट। 1935 में जब वो प्रिंसटन शिफ्ट हुए तो उन्होंने महात्मा गांधी की पोर्ट्रेट भी लगाई। लेकिन 1954 में जब एक साइंटिस्ट दोस्त आइंस्टाइन के यहाँ गए तो उन्होंने नोटिस किया कि उन 3 फिजिसिस्ट की तस्वीर नहीं लगी थी, लेकिन गांधी की मौजूद थी। पूछने पर आइंस्टाइन ने कहा, गांधी हमारे दौर के सबसे महान इंसान। वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो आगे शेयर करें और गांधी जयंती की बहुत मुबारकबाद।